अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और बिला आखिर 8 साल के बाद फैसला आ जाता है। ईसीपी फैसला सुना देती है और साथ साथ ये फैसला जो है ये पीटीआई के अगेंस्ट सुनाया जाता है और कहा जाता है कि पीटीआई में ख़ास तौर पर बहुत सी फॉरेन फंडिंग यानी ममनुआ फंडिंग का नाम दिया गया है, उसी के ममनुआ फंडिंग इन्वॉल्व है और बहुत से ममालिक से ये फंडिंग ली गई है। लगभग 351 अफराद और कंपनीज बताया जा रहा है दुनिया भर से कि जहाँ से ये ममनुआ फंडिंग ली गई है। साथ साथ कहा जा गया है कि 34 ममालिक से ये फ़ंड्स आए हैं और जिसमें बेशुमार नाम भी हैं, बड़े ममालिक भी हैं, छोटे ममालिक भी हैं और ये फ़ंड्स खासतौर पर डायरेक्ट उन अकाउंट्स में आए हैं जो कि डिक्लेयर नहीं किए गए थे। पीटीआई के 16 अकाउंट्स कहा गया कि अनडिक्लेयर्ड हैं और इन सारे अकाउंट्स में ये कहा गया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फंड्स भी आते रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब ये जो 16 अकाउंट्स कहा गया है इनमें से पीटीआई ने तो कम्प्लीटली डिसोन किया है कि ये हमारे अकाउंट्स नहीं हैं, तो इसे बेनामी अकाउंट्स का नाम भी दिया गया और साथ साथ जो 8 अकाउंट पीटीआई ने ऑलरेडी जिनकी डिटेल्स जमा कराई गई हैं, पीटीआई का मौक़िफ़ ये है सीनियर लीडरशिप का कि हम वही 8 अकाउंट्स चला रहे हैं और उन 8 अकाउंट्स के अलावा हमें नहीं पता कि कौन से अकाउंट्स जो हैं वो एक्टिव हैं और कौन से अकाउंट्स हमारे नाम पे नहीं हैं। दूसरी तरफ अगर कहा गया कि 2 अकाउंट्स ऐसे हैं कि जिन्हें खान साहब ने डायरेक्ट खुलवाया था और साथ साथ बाकी जो अकाउंट्स हैं वो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप चलाती रही है और किसी न किसी लीडर के नाम पे वो अकाउंट्स मौजूद थे। ये जो 16 अनडिक्लेयर्ड अकाउंट हैं, इन अकाउंट्स के बारे में ईसीपी का ऐसा कहना था। जबकि खासतौर पर देखा जाए तो अब जो बयान हल्फी जमा कराया गया पीटीआई की जानिब से और इमरान खान साहब के सिग्नेचर्स के साथ वो जमा कराया गया, उसे भी ईसीपी ने कहा कि ये बयान हल्फी गलत है क्योंकि इसमें डिटेल्स नहीं बताई गई और जो पूरे अकाउंट्स हैं वो डिक्लेयर नहीं किए गए। पीटीआई के मुताबिक जो वो 8 अकाउंट्स की डिटेल्स उन्होंने जमा कराई है, उन्होंने कहा जी बाकी भी हम अकाउंट्स अगर हैं हमारे नाम पे तो हम उसकी भी डिटेल्स जमा कराएंगे और देखेंगे कि शो कॉज का जवाब किस तरह देना है, क्योंकि शो कॉज इशू कर दिया गया है ईसीपी की जानिब से और अब इस शो कॉज का जवाब भरपूर अंदाज से पीटीआई लीडरशिप को देना है, क्योंकि ज़ाहिर है अपने डिफेंस में अगर पूरी तरह मुतमईन नहीं किया जाएगा तो ये मामला और मज़ीद बिगड़ सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने ज़ाहिर है अब अदालत का रुजू भी किया है। ख़ासतौर पर पीटीआई ने भी कहा है कि हम इस फैसले को चैलेंज करते हैं और अदालत जाएंगे और इसे चैलेंज करेंगे और ईसीपी से जवाब तलब करेंगे कि किस तरह किन बेसिस पे ये ममनुआ फंडिंग के जो केसेस हैं ये इन पे डाले गए और इसे प्रूफ किया गया। ख़ासतौर पर ज़ाहिर है डिफेमेशन केसेस भी बनते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर ये इस पर सदाकत नहीं है और ईसीपी की जो ये डिटेल्स हैं, जो ये रिसर्च की गई है, इसमें कोई सदाकत नहीं है तो फिर बहुत मामला उलझ सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नाज़रीन कि अदालत अब ज़ाहिर है क्या फ़ैसला करती है, किसके हक़ में फ़ैसला आता है, किसके हक़ में नहीं आता और क्या इम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी सज़ा क्या हो सकती है ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि ईसीपी ने तो अपना फ़ैसला सुना दिया है, इस फ़ैसले को सामने रखते हुए क्या अदालत कोई सज़ा सुनाती है या फिर क्लीन चिट मिलती है पीटीआई को, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन एक बहुत अफसोसनाक वाक़या जितना अफसोस किया जाए उतना कम है, क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर, एविएशन हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो जाता है। बलूचिस्तान में ये रिलीफ एफर्ट्स कर रहे थे जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज भी सवार थे, आप कोर कमांडर कोयटा थे और बहुत डेकोरेटेड ऑफिसर थे और साथ साथ कोस्ट गार्ड डीजी भी सवार थे इसमें और भी डिफरेंट जो हमारे वो थे फ़ौजी जवान वो भी सवार थे। 2 मेजर एविएटर्स थे, पायलट्स थे जो शहीद हुए हैं इस वाक़े में और अल्लाह पाक सब्र जमील अता फ़रमाए उनकी फ़ैमिलीज़ को। बहुत बड़ा रुतबा है शहादत का जो इन्होंने अचीव किया है, मगर ज़ाहिर है चूँकि बहुत बड़ा लॉस है, पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत बड़ा लॉस है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा लॉस है। अब देखना ये है कि इस सारे वाक़े में क्या तहकीकात की जाती हैं, क्या इसके जो इश्यूज़ बने, क्या वजूहात बनी, क्या रीज़न्स थी। अभी तो फ़िलहाल ये बताया गया है कि मौसम की ख़राबी थी। बहरहाल जी जब इन्वेस्टिगेशन होगी मज़ीद तो फर्दर पता चलेगा कि क्या इश्यूज़ थे और क्या इसमें इम्प्लिकेशंस थी, क्या कॉम्प्लिकेशंस थी, वो भी सामने आ जाएंगी। हम बात कर लेते हैं, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब ने। सर कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब ये फैसला कुछ अजीब सा नहीं लगता आपको, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बीच में कहीं लटका दिया गया है। अब इसमें क्या इशू है कि कोई ईसीबी लगता है आपको दबाव का शिकार था या फिर ये फैसला बहुत जल्दी सुना दिया गया, क्योंकि ज़रा 8 साल से तो चल ही रहा था केस, मत एकदम से उन्होंने कहा जी फैसला महफूज भी कर लिया है, फिर उसके बाद फैसला सुना भी दिया है। देखिए पहली बात तो ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जी वो इज अ वेरी करप्ट करेक्टर। ठीक है, उसके ऊपर यकीन करना, उसकी ऑथेंटिसिटी भी यकीन करना, ये इसलिए कि वो टोटली
ओरिएंटेड है टूवर्ड्स पीएमएलएन, उसका ताल्लुक रहा है उसके फादर इन लॉ का नवाज शरीफ से। वो नवाज शरीफ के एक तरह सईद मेहदी साहब उसके जाती सर्वेंट रहे हैं जी। तो वो सारी उम्र उनके साथ काम किया है। तो वो एक आप इस तरह कर ले कि वो पीएमएलएन का पार्टी वर्कर है जी। उसकी ट्रांसपेरेंसी या उसकी कमिटमेंट, और वो आपने देख लिया कि जब इलेक्शन से पहले जैसे कराची में जो इलेक्शन हुआ वहां से लोग डब्बे उठा के ले गए, कुछ नहीं हुआ। दसका में इलेक्शन हुआ तो 20 जगह के बजाय पूरी जगह इलेक्शन करा दिया। 5 लोगों का ऐलान करना, नोटिफिकेशन करना था, वो नहीं करना किया। भावर नगर से एक पीएमएलएन का आदमी जो है उसको कोर्ट ने ट्रायल किया था उसका। तो ये तमाम चीजें हैं जो एक लंबी फहरिस्त है जिसको आप गिन सकते हैं। और उसके साथ साथ बाकी जो 2 मेंबरान हैं वो कोई इस किस्म के चीजों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उनके पास कोई रिक्विजिट क्वालिफिकेशन नहीं है। तीसरी चीज ये है कि जितना डाटा आपको स्टेट बैंक ने दिया है वो सारे का सारा डॉक्यूमेंटेड डाटा है। चौथी चीज ये है कि जिन लोगों के नाम या जिस कंपनी जिनके नाम उधर शामिल किए गए हैं उन लोगों के अब इंटरव्यू आना शुरू हो गए हैं। उसके साथ ये चीज है कि जो आपने जो लॉ बनाया है वो लॉ इंटरनेशनल लॉ से रिलेट नहीं करता है। यानी जैसे एक एलएलसी लिमिटेड अब 9/11 के बाद अमेरिका ने कहा था कि कोई इंडिविजुअल जो है वो पैसे कलेक्ट नहीं कर सकेगा, आपको एक कंपनी बनानी होगी। अब वो जो लाइबिलिटीज कंपनी बनी है उनके ओनर्स कहते हैं कि जी हम तो हर दफा इलेक्शन कमीशन को अपने पूरे का पूरा डाटा भेज देते थे। तो ये तमाम चीजें उसके अंदर है जिसमें आप इन्वेस्टिगेट करेंगे इसके अंदर आपको तजादात और नकाइस जो है वो सामने आते जाएंगे। अब ये जो बात है कि इसको एक तो थर्सडे को अनाउंस करना था लेकिन उसको 4 दिन पहले अनाउंस कर दिया गया। तारिक फातमी जो अमेरिका गया हुआ था अगर आपको याद हो, और तारिक फातमी की अमेरिका में अमेरिकन ऑफिशियल से मुलाकात हुई है और उसको अमेरिकन एम्बेसडर ने कंपनी किया। मेरा ख्याल है कि अमेरिका का प्लान था एमन अल-ज़वाहिरी को टारगेट करने का अफगानिस्तान के अंदर, और उसको टारगेट करने के लिए उन्होंने जिस जगह से भी टेक ऑफ किया MQ-9 रैपर ने, जिसके ऊपर 114 हेलफायर 114 हेलफायर मिसाइल वो लगाते हैं, उसकी जो फ्लाइट पाथ है वो पाकिस्तान के ऊपर से बनता है, पाकिस्तान के अंदर से बनता है। ठीक है, यानी पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल की। तो अमेरिकन ने इसको डाइवर्ट करना था और तारिक फातमी को ये चीज कन्वे की गई होगी, और इसलिए उस शोर को दबाने के लिए इन्होंने कहा कि जी उस दिन इलेक्शन कमीशन का फैसला अनाउंस कर दो ताकि अफगानिस्तान की तरफ किसी की ओरिएंटेशन न जाए और सारे लोग जो है इलेक्शन कमीशन खेलना शुरू कर दें। अब ये कुछ चीजें हैं जो इंटरनेशनल है, कुछ चीजें हैं जो नेशनल है। उसके ऊपर जो उसने फैसला दिया है उसके अंदर जितनी चीजें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने खुल के आने शुरू। पहली बात तो बुनियादी चीज तो वही गलत हो गई जब आप बड़े अरसे से तमाम पार्टियां जो है फॉरेन फंडिंग की गई थी। तो जो फॉरेन फंडिंग का तो नाम आपको पता है, फॉरेन फंडिंग की डेफिनेशन होती है। फॉरेन फंडिंग का मतलब है कि बाहर करता हुए बरतानिया, कोई फ्रांस, कोई जर्मनी, कोई और मुल्क जो है वो पार्टी को पैसे दे, एक पार्टी बनाए, वो पार्टी उसकी इंटरेस्ट के लिए, ये तो है नहीं। ये है जिसमें लोगों ने पैसे दिए, उसमें भी वो ममनुआ नहीं है। ममनुआ इसलिए नहीं है कि लोगों ने डोनेशन दी है। पूरी दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने का रवाज है। अमेरिका जैसे एडवांस मुल्क में जो अमेरिकन का वो होता है, अपना ब्रेकफास्ट होता है या उनके डिनर होते हैं, उसके लिए टेबल्स खरीदते हैं लोग, $1,000 देके, $2,000 देके, $10,000 देके। तो वो एक तरह से फंडिंग होती है जो वो पार्टी के लिए कर रहे होते हैं। तो ये तो दूसरी बात है कि वो पैसे पाकिस्तान में आए। यहाँ तो वो चैंपियन है। पाकिस्तान में आपका जो प्राइम मिनिस्टर है उसके ऊपर 600 जो उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। आप जो इलेक्शन अपना चीफ मिनिस्टर पंजाब था उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। अभी आपके कराची से परसों एक जहाज गया है जिसके अंदर कोई 200 के करीब बक्से गए और वो कस्टम वालों ने भी रिपोर्ट की है और वहाँ पे इंटेलिजेंस वालों ने भी रिपोर्ट किया है। उसके अंदर पाकिस्तान से सारे लोग कह रहे डॉलर फ्लाई करके गए। तो यहाँ से पैसे जाते हैं तो उनके खिलाफ कोई केस ही नहीं था। तो ये कौन सा लॉजिक है कि आप पाकिस्तान के अंदर पैसे आए हैं तो उसके ऊपर आप वो डीजल जैसे लोग चीखना शुरू कर दे कि इमरान खान को नायल कर दो। उस डीजल ने लिबिया और इराक से पैसे नहीं लिए। उस बेशर्म शख्स से खत्म नबूवत के ऊपर 400 रुपए लिए थे मदरसे के स्टूडेंट थे और उनको लाके इस्लामाबाद में खड़ा कर दिया था। तो पाकिस्तान के अंदर जो करप्ट रूलर है, जो एक करप्ट सियासत का रवाज है, और ये जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया इससे 2 दिन पहले
उसकी तमाम डॉक्यूमेंट्स मुबैना तौर पर इस्लामाबाद में ये लोग रहे हैं जो फैसला हकों से ताल्लुक रखते हैं जी जी निचले लेवल पे ब्रिगेडियर साहब, जितने डॉक्यूमेंट सबका पहले वजीर कानून को प्रोवाइड कर दिए गए थे कि ये चीजें ब्रिगेडियर साहब, जो फाइनेंशियल टाइम्स में खबर छपी है और जो इंकशाफात उसमें किए गए हैं, क्या उसमें कोई सदाकत है? क्योंकि जाहिर है देखते हैं हम उसकी टाइमिंग भी बड़ी बहुत टाइम से ये रिलीज किया गया है। और आपने सोचने की बात है कि फाइनेंशियल टाइम्स को ये डिटेल्स किसने दी है? जी बिल्कुल। पाकिस्तान का एक भागा हुआ प्राइम मिनिस्टर, एक चोर, एक डाकू लंदन में बैठा हुआ है, जिसके ऊपर लंदन का अखबार लिखता है कि ये पेंट हाउस पायरेट है। ठीक है। बीबीसी 3-3 घंटे की खबरें चलाता है, डॉक्यूमेंट्री चलाता है कि चोर है, डाकू है, उचक्का है, नकबजन है। वो बैठा हुआ है लंदन में, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कहता है। और दुख की बात यह है कि इस मुल्क के अंदर अभी तक आपका यानी कल सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है। चौधरी जैसा आदमी, जिसका नाम धमाल चौधरी है, तो आपको पता है एक लड़की के घर पकड़ा गया था रात और उसको मार पड़ी थी, उसके खिलाफ का लोगों का ये हाल है। ये गैर इखलाकी लोग जो है, ये जो बेगैरत किस्म की जो सियासत है, उसके अंदर लोग आके चीजों को उछालते हैं। यहाँ पे कौन सा लॉजिक बनता है? भाई ठीक है, पैसे पाकिस्तान के अंदर आए, ठीक है, पाकिस्तान के लोगों ने पैसे दिए, लोगों ने अपने जाती फंड से पैसे दिए, इसमें इतने ह्यूमन क्राइम की कौन? जो लोग चुरा के ले गए हैं पैसे पाकिस्तान से, आपका प्राइम मिनिस्टर क्रिमिनल है, उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही। अब अगस्त की तारीख दे दी गई है, वो कंफर्म्ड है, रिपोर्ट है, नैब ने कंपाइल की हुई है कि जी इस आदमी ने मरे हुए लोगों के अकाउंट से क्या किया। ही इज अ क्रिमिनल प्राइम मिनिस्टर। राइट। उसके ऊपर तो कुछ होता नहीं है। और वो चीजें जिनकी लॉजिक कोई नहीं है, फाइनेंशियल टाइम्स में आप लिख देते हैं, वहां पे एक बैठा हुआ लंदन में चोर, वो फाइनेंशियल टाइम्स वालों को बुला लेता है जी। ये जो डाइकोटमी है जो पाकिस्तान के अंदर जन्म ले रही है, इसके पाकिस्तान के लोगों को समझना जरूरी है कि कितने कितने गंदे, यानी कल सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप मुझे बताएं स्टेट बैंक का गवर्नर है पाकिस्तान के अंदर लगा हुआ? सही स्टेट बैंक का जो पॉलिसी बोर्ड है जिसमें 5 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर रिटायर हो चुके हैं, 2 मेंबर है जो एक एक्टिंग गवर्नर है और एक फाइनेंस सेक्रेटरी है जिसको IMF ने कहा आप अपना वोट नहीं देंगे। जिस मुल्क के अंदर स्टेट बैंक का गवर्नर ना हो और वहाँ डॉलर का रेट 238 हो, वहां पे सारा दिन ये चोर किस्म के जो लीडर है ये बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे इलेक्शन कमीशन पे, उस पे आप सियासत की मौत और सियासत की डेथ और सियासत की जो तनज़्ज़ुली है वो आपके जहन में नहीं आती। अगर इन लोगों का दर्द है पाकिस्तान का तो इस क्रिमिनल प्राइम मिनिस्टर को कहे ये स्टेट बैंक का गवर्नर लगाओ। अब स्टेट बैंक के गवर्नर के ऊपर रिपोर्ट ये आ रही है कि मुफ्ता इस्माइल ने और वो एक चोर जो बाहर बैठा हुआ है सागरार, जो पाकिस्तान के पैसे खा के बैठा है, वो साइकिल रिपेयर जो करवाया करता था, वो कहता है उसके दरमियान और मुफ्ता इस्माइल के दरमियान में जंग लगी है, फिर स्टेट बैंक का गवर्नर किसको लगाना? ये तो हालत है मुल्क में सियासत की। और आप बात करते हैं ममनूअ फंडिंग की। ब्रिगेडियर साहब, ये जो अब PTI का मौक़िफ़ है, PTI तो कहती है हम चैलेंज भी करेंगे, इससे अदालत जाएंगे और साथ साथ उन्होंने ये भी डिमांड की है कि अगर हमारे खिलाफ फैसला सुनाया जा सकता है तो फिर जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासतौर पर पीपल्स पार्टी, उनके खिलाफ भी फैसला सुनाया जाए और जल्द उनका फैसला सुनाया जाए। बात यह है कि नवाज शरीफ ने बिन लादेन से पैसा लिया जी। अगर ये जो जितने PMLN के कल लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे और बड़े बड़े दावे कर रहे थे और इनके मुंह से एक शख्स की बुराई के अलावा कोई चीज, क्योंकि इनको और तो कुछ आता नहीं है, इन्होंने अपने मुल्क में तबाहियां, अपने दौर में तबाहियां बर्बादियां की है। पाकिस्तान में जो डॉलर का रेट है, जो पेट्रोल का रेट है, वो तो ये बोलेंगे नहीं। जो लोगों पे जो जुल्म हो रहा है, जिस तरह लोगों को खाया जा रहा है, जिस तरह आज ताजिर जो है वो सेल्स टैक्स रखे हुए बिजली के ऊपर, जरूर इसके ऊपर तो ये बोलेंगे कि बेशरम लोग हैं, इनके अंदर न शर्म कोई है न गैरत इनके अंदर कोई है कि ये लोगों के दुख को रियलाइज करे। तो इसी किस्म के नॉन इश्यूज पे 10-10 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। बात सुनने की ये है कि अगर ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कह रहे थे कि इमरान खान, तो बेनजीर भुट्टो जो इनसे बड़ी लीडर थी, जितने भी लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो बेनजीर की किसी लिमिट को ही नहीं पहुंचते। बेनजीर वाज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लीडर। ये जितने कल PMLN के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इनको हल्के से बाहर कोई नहीं जानता, क्या खुरम दस्तगीर है, जो ख्वाजा आसिफ, किसका भी नाम ले लें, वो सिर्फ एक लोकलाइज्ड लीडर है। बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल लीडर थी। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, टीवी चैनल पे आके इंटरव्यू दे कहा है कि नवाज शरीफ ने बिन लादेन से पैसे दिए और मुझे फलाने शख्स से बताया। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान के लोगों को डिमांड, और हम डिमांड करते हैं कि सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करें कि बिन लादेन से नवाज शरीफ ने पैसे क्यों दिए, सही, और उसका क्या मकसद था।
पीपल्स पार्टी ने किस किस से पैसे लिए, क्या मकसद था? जो लिबिया और इराक से पैसे आए डीजल को, वो क्यों आए थे, वो कहाँ इस्तेमाल हुए, उससे कौन सी जमीनें खरीदी गई, जो फौज ने जमीनें दी लोगों वो क्यों दी है? ये बहुत बड़ी करप्शन का एक स्कैंडल है, जिसको छुपाने के लिए ये फॉरेन प्रोहिबिटेड फंडिंग का जो है बहाना बना रहे हैं और अपने गिरेबान के अंदर झांक के नहीं देख रहे। सही। अच्छा बघेड़ी साहब, आपको लगता है कि अब अदालत अगर जाती है पीटीआई और फिर ये पूरा मामला अदालत में ट्रायल होता है, अगर गवर्नमेंट भी रेफरेंस फाइल करती है इस फैसले को सामने रखते हुए, तो क्या कोई चांसेस हैं पीटीआई को रिलीफ मिलने के, या फिर खतरा मंडला रहा है इनके सरों पे, यानी ऑल जितनी भी लीडरशिप है सीनियर, खासतौर पर इमरान खान साहब? देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर क्रिमिनल लोग की कैबिनेट बन सकती है जी, अगर 60% लोग जो जमानत में है वो आके हुकूमत बना सकते हैं, अगर एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं और जिसके ऊपर फर्द जुर्म लगने जा रही तो वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है जी, अगर एक ऐसा लौंडा जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस है और कि वो फर्द जुर्म लगने जाए तो वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है, और इसके लिए जो है वो अमेरिकन आके पूछ सकते हैं, और इसके लिए रिजीम इसके लिए फॉरेन फंडिंग इस्तेमाल हो सकती है। असल में तो केस चलना चाहिए इस हुकूमत के बनने का, इसके अंदर फॉरेन फंडिंग हुई है, इसके अंदर बाहर से डॉलर ला के वो लोटों को पे की गई, ये तो कोई कर नहीं रहा है। तो अगर ये हो सकता है तो होने को तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका से भी आगे जो बाइडेन भी प्रेसिडेंट बन सकता है पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो सकता है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि इस मुल्क में रूल्स को ऐसे मोड़ा जाता है। लेकिन जहां तक हकाइक और सच्चाई का बात है, एक बुनियादी तौर पर ये देख लीजिए 50 रुपए के एक कोर्ट के ऑर्डर, कोर्ट के उसके एफिडेविट दिया था 50 रुपए के फॉर्म के ऊपर शहबाज शरीफ ने, कि नवाज शरीफ जो है वो 4 हफ्ते बाद वापस आ जाए। वो 4 हफ्ते बाद वापस आया, किसी ने उस चीज का नोटिस लिया? मरियम नवाज जमानत में है, वो अदारों के खिलाफ बात करती है, कोई नोटिस लेता है? इमरान खान ने एक सर्टिफिकेट दिया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लोगो लगा हुआ है जी। उसमें उसकी राइटिंग है कि द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ, दैट इज नॉट एफिडेविट। राइट, ये मैं भी हर साल देता हूँ सर्टिफिकेट, आप भी हर साल सर्टिफिकेट देते होंगे जब आप टैक्स रिटर्न अपनी जमा कराते हैं, तो उसके ऊपर फॉर्म 1 होता है जिसके ऊपर आप ये देते हैं कि मैंने इसमें जो अपनी डिटेल शामिल की है दे आर करेक्ट टू द, और वो टैक्स पेपर जो है वो आपका वकील बनाता है, आप खुद नहीं बनाते, या अगर आपकी कंपनी है तो ऑडिटेड कंपनी बनाती है, उसकी बेसिस पे आप कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड की गई है, क्योंकि आई एम नॉट ए टेक्निकल मैन। तो आप इस तरह कोर्ट भी कह सकते हैं कि जो कुछ मैंने कहा है उसमें मुझे पता था कि गलत है और मैं सही कह रहा हूँ, या आपने कह दिया टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जिसका मतलब है नॉलेज हैज बीन प्रोवाइडेड यू टू बाय समबडी एल्स। तो ये जो हलकार मचा रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये अपनी करप्शन को छुपाने के लिए ये दूसरों को ब्लेम करते हैं, और एक इनको मिली है क्योंकि इनको चैलेंज किया है, इनकी करप्शन को आश्कारा किया है, इनकी करप्शन की कहानियां सामने लाए हैं। एक क्रिमिनल प्राइम मिनिस्टर है जो बैठा हुआ है, मनी लॉन्ड्रर है वो बहुत बड़ा, उसके खिलाफ आपने छुपाने के लिए सारे सारे चोर बैठे हुए, सारे जमानतों पे लोग बैठे हुए। बिल्कुल ठीक है बघेड़ी साहब, पॉइंट वेल टेकन। अच्छा बघेड़ी साहब, अब जरा हेलीकॉप्टर इंसिडेंट को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर है बहुत अफसोसनाक वाकया है। बहुत सारे हमारे जो ऑफिसर्स थे, सीनियर डेकोरेटेड ऑफिसर्स थे पाकिस्तान आर्मी के, वो शहीद हुए हैं इसमें, और एक बहुत बड़ा काम करते हुए शहीद हुए, क्योंकि रिलीफ ऑपरेशंस जारी थे बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान बहुत मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा था, और उस मुश्किल से निकालने के लिए अवाम को ये रिलीफ ऑपरेशन किया जा रहा था। बघेड़ी साहब, क्या वाकई कोई मौसमी ख़राबी की वजह से था? क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का यही कहना है कि मौसम की खराबी की वजह से ISPR की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं, या फिर कोई और भी इंसिडेंट हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेट तो करना चाहिए, बहुत हाई प्रोफाइल लोग उसमें शहीद हुए हैं। पहली बात तो ये है कि याद रखिए कि हेलीकॉप्टर इज अ वेरी वल्नरेबल मशीन, ठीक है, कितना भी बड़ा हेलीकॉप्टर हो, बट इट्स अ वेरी वल्नरेबल टू दी, मतलब प्रोन होता है एक्सीडेंट के लिए। ये बड़ा हालांकि एडवांस्ड हेलीकॉप्टर था, लेटेस्ट हेलीकॉप्टर था, लेकिन आप हेलीकॉप्टर जब आप फ्लाई करते हैं तो पायलट सर्वाइव करते हैं 2 क्लाउड में, क्लाउड्स के अंदर घुसने के लिए, क्योंकि जब आप क्लाउड्स के अंदर चले जाते हैं तो आपकी विजिबिलिटी और आपकी वो जीरो हो जाती है, दूसरे हालात के भी हेल्थ फंक्शन का खतरा होता है। अब टेक्निकल वजूहत क्या है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसे कहा जा रहा है, और मुझे इतना पता है कि वेदर जो होता है वो बहुत बड़ा रीजन होता है हेलीकॉप्टर, जैसे आपने देखा सियाचिन वगैरह में या इस तरह करके हेलीकॉप्टर क्रैश होते हैं,
तो उनकी वजह यही होती है कि वेदर में विजिबिलिटी जीरो हो जाती है, डायरेक्शन भूल जाती है। अब वो उथल से उड़ा था और उसने अपना मतलब आना था, फैसल एयरबेस से आना था, कोई 1 घंटे का फ्लाइट टाइम था। तो दरमियान में मौसम तो बहुत खराब था और सारा दिन हेलीकॉप्टर जो एक जगह छोड़ा, दूसरी जगह बैठा, दूसरी जगह छोड़ा, तीसरी जगह बैठा, क्योंकि वो फ्लड रिलीफ ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे, डायरेक्शन दे रहे थे, बहुत बड़ा काम कर रहे थे। और उसमें डीजी कोस्ट गार्ड भी थे जिन्होंने कोस्टल एरिया के हिसाब से रिकॉनेसेंस करनी थी। बट जनरल सरफराज बड़े कमिटेड आदमी थे और वो खासतौर पर बलूचिस्तान की जो सिविल डेवलपमेंट है उसमें उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता था। हर जगह खुद चल के जाया करते थे, ये नहीं कि वो नीचे वाले लोगों की चीजें छोड़। अब इसकी जो रुजुहात कुछ और हिसाब से मैं नहीं कह सकता, वो तो इन्वेस्टिगेशन फौज में हर आदमी होंगी। तो इन्वेस्टिगेशन 2 तरीक़ाकार से होती है। एक तो प्रोफेशनली जिसका हेलीकॉप्टर है, सेवन एविएशन स्क्वाड्रन का, उन्होंने दूसरा जो कंपनी है, जिस कंपनी का वो हेलीकॉप्टर है, वो भी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं ताकि अगर उसके अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो वो उसको इम्प्रूव कर सके। तो उसके लिए इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी आ जाती है आपकी इन्वेस्टिगेशन कराने की। तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। फिलहाल तो जो रीजन दिया गया है हम उसी पे बिलीव कर सकते हैं कि लो विजिबिलिटी या खराब वेदर है उसकी वजह से वो हादसे का शिकार हुआ है। जो लोग उससे शहीद हुए, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। बहुत बड़ा लॉस है फौज के लिए। हम उनके साथ हैं, हमारे अच्छे दोस्त थे और खासतौर से जनरल सरफराज एक रेजिमेंट के थे, मैं भी एक रेजिमेंट का हूँ और एक रेजिमेंट के कमांडेंट भी थे और बाकी भी ऑफिसर जो है वो बड़े कमिटेड थे। जो डायरेक्टर डीजी कोस्ट गार्ड थे वो मेरे जनरल प्रमोट हो चुके थे। जो क्रू चीफ था शकरगढ़ का, उतना ही कमिटेड, उतना ही इम्पोर्टेंट उसकी जिंदगी थी जितनी जनरल सरफराज की या किसी और शख्स की हो सकती है। अल्लाह ताला उनकी फैमिलियों को सुकून दे और जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। लेकिन फौज में ऐसे हादसे होते रहते हैं और फौज के अंदर लोग इस किस्म के हादसों को बर्दाश्त करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और ब्रिगेडियर साहब का ये कहना था कि मौसम बड़ी ख़राबी का बायस बन सकता है ऐसी सिचुएशन में, और ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ख़ासतौर पर ये बड़ा सेफ़ हेलीकॉप्टर माना जाता है जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे। लेकिन जब मौसम ख़राब होता है तो कुछ भी हो सकता है और मज़ीद जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो भी पाक फ़ौज करेंगी और सामने आएगा कि क्या वजूहात बनी, क्या ये वाकई मौसम की ख़राबी थी या फिर कोई और वजह थी इसकी। बहरहाल जी, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक शहीदों के दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी जो फैमिलीज़ हैं उन्हें सब्र जमील अता फ़रमाए। यकीनन बहुत बड़ी कुर्बानी है जो कि मुल्क व कौम के लिए उन्होंने दी है। और बलूचिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं, हम चाहेंगे, हम दुआ करेंगे कि बलूचिस्तान के लिए भी अल्लाह पाक आसानियाँ फ़रमाए और जितने भी लोग इस वक्त फंसे में हैं इस सैलाबी सूरत हाल में, उनके लिए भी रिलीफ अल्लाह जल्द प्रोवाइड करे। मुझे दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज़।